किसान दिल्ली चलो मार्च पर निकल चुके हैं। दिल्ली के आसपास के बॉर्डर पर किसानों को रोकने के सरकारी इंतजाम है। शंभू बॉर्डर पर पुलिस ने आंसू गैस के गोले छोड़े, कई जगहों पर किसानों ने बैरिकेड हटा दिए। इधर कांग्रेस ने मौका देख तुरंत एमएसपी पर कानून का वादा जोड़ दिया और यह सब कुछ हो रहा है लोकसभा चुनावों के एकदम पास। नमस्कार, वक्त है प्रश्नकाल का। आपके साथ मैं हूं स्वप्निल। देश में किसान आंदोलन पार्ट 2 शुरू हो चुका है। विपक्ष के नेताओं ने केंद्र को जमकर घेरा, कांग्रेस ने मुद्दा लपका, राहुल ने वादा कर दिया। हालांकि वो ये भूल गए कि स्वामीनाथन आयोग की रिपोर्ट पर यूपीए भी बैठी रही और गहरी नींद लेती रही। लेकिन यह भी सच है कि मौजूदा केंद्र सरकार भी एमएसपी पर कानूनी गारंटी नहीं दे पाई है। हालांकि बीजेपी किसान आंदोलन को विपक्ष द्वारा भड़काया गया, विपक्ष को फायदा पहुंचाने के लिए किया गया बता रहे हैं। ऐसे में प्रश्न कई हैं जिस पर आज चर्चा करेंगे। मेरे साथ इस वक्त रामावतार मीणा जी किसान नेता हैं, जुड़ रहे हैं, और भीमराज जाखड़ जी कांग्रेस की ओर से मेरे साथ जुड़ रहे हैं। कुछ ही देर में कुछ और गेस्ट भी मेरे साथ जुड़ेंगे। सभी का मैं स्वागत कर रहा हूं समाचार प्लस पर। मैं सबसे पहले रामावतार जी आपसे ही शुरुआत करना चाहता हूं। रामावतार जी, मैं समझना चाहता हूं, जिन 3 कृषि कानूनों की बात थी वो निलंबित कर दिए गए, वो हटा दिए गए। उसके बाद एमएसपी की मांग थी। क्या केंद्र सरकार ने कदम आगे बढ़ाए, नहीं बढ़ाए? किसान क्यों खुश नहीं है? केंद्र के साथ बातचीत के बाद भी किसान खुश क्यों नहीं है? तो देखिए सुप्रीम जी, भारत सरकार ने किसानों के लिए प्रयास, जिस समय प्रधानमंत्री जी ने कहा था कि हम 3 कानून ऐसे लाएंगे देश में जो किसानों के हित के हैं और जो किसानों के जीवन को बदल सकते हैं, और उसको मैं जहां तक मानता हूं, क्योंकि मैं किसानों के बीच में रहता हूं, और हमने ये एसेस किया है कि जब हम किसानों के बीच में जा रहे थे तो किसान उन कानूनों को पूरी तरीके से समझ ही नहीं पाए थे, या केंद्र समझा नहीं पाई थी। हाँ, ये भी कह सकते हैं, क्योंकि बातचीत तो हो रही है। हाँ, ये कह सकते हैं कि हम समझा नहीं पाए थे, जो किसान नेता है या सरकार उसको समझा नहीं पाई थी। अच्छा। तो किसान पूरी तरीके से उसको समझ नहीं पाए। उससे पहले ही कई जो किसान संगठन, कई राजनीतिक पार्टियों से भी जुड़े हुए हैं, उन्होंने अपनी पृष्ठभूमि को देखते हुए सोचा कि अगर 3 कानून पास हो गए और ये किसानों का बड़ा मुद्दा है ये कानून का, अगर ये एक सरकार के पक्ष में चला जाता, लेकिन तब रामावतार जी, लेकिन तब केंद्र को ये तो पता चल गया था कि एमएसपी पर कानूनी गारंटी की मांग किसान कर रहे हैं। क्या उसके बाद उस दिशा में कदम बढ़े ही नहीं? भाई, अभी भी जब किसान वहां पर पहुंचे तो केंद्र ने अपनी स्तर पर बातचीत की कोशिश की, केंद्रीय मंत्री को असाइन किया, वो भी तो नहीं समझा पाए। क्यों? क्योंकि शायद हो सकता है प्रयास हुए ही नहीं। जो था कल का मुद्दा जो आया सामने, उसमें केंद्रीय मंत्री पीयूष जी और जो कृषि मंत्री जी थे, उन्होंने काफी प्रयास किया किसानों से बात करें, लेकिन ये दुर्भाग्य मानता हूं मैं कि जो किसानों की लीडरशिप करते हैं, किसानों के संगठन जो है, उसके लीडर किसी बात को प्लेटफॉर्म पे करना ही नहीं चाहते, टेबल पे बैठ के करना ही नहीं चाहते, वो बीच में छोड़ के भाग गए। तो बातचीत से किसी समस्या का समाधान निकल सकता है। किसान प्रदर्शन क्यों नहीं कर सकते जी? किसान प्रदर्शन क्यों नहीं कर सकते? उन पर आंसू गैस के गोले क्यों दागे जाएंगे? बैरिकेड लगाकर उन्हें क्यों रोका जाएगा? और भारत का अन्नदाता, मैं कह सकता हूँ कि भारत की जो आत्मा है वो किसानों के बीच में है, और किसान बिना किसी स्वार्थ के अन्न उगा करके दुनिया का पेट भरता है, और किसान को अपनी वाजिब मांगों के लिए एजिटेशन करने का पूरा हक है। वो आंदोलन कर सकते हैं, धरना दे सकते हैं, प्रदर्शन कर सकते हैं, और हमने भी कई बार किए, हमने भी किए हैं, पर उनसे रोक दिया गया। लेकिन जब प्लेटफॉर्म पे बैठ करके कोई बातचीत शुरू की जाए तो उसमें सकारात्मक सोच रखते हुए राजनीतिक स्वार्थ को छोड़ के बात करनी चाहिए, उससे हल निकलता है। ठीक है भीमराज भाई, मैं ये कह रहा हूं कि स्वामीनाथन आयोग की सिफारिशों को आप लागू कर देंगे, ये वादा आपने आज किया, यूपीए के दौरान पूरा क्यों नहीं किया? तब क्या आपको समझ में नहीं आया था? दूसरी बात यह है कि आप जिन स्टेट्स में थे वहीं पर आप विधानसभा स्तर पर कुछ कानून बना सकते थे, वो भी तो नहीं बनाया। एमएसपी पर आपका भी ट्रैक रिकॉर्ड अच्छा नहीं है, यहां से किसान पड़ोसी राज्यों में गए, और आज इसका मतलब यह है ना कि आपने मौका देखकर चौका लगाने की कोशिश की। देखिए स्वप्न जी, कांग्रेस ने कोई मौका देख के चौका नहीं लगाया। कांग्रेस किसानों के उत्थान के लिए हमेशा प्रयास रही है। श्वेत क्रांति ले लो, हरित क्रांति ले लो, किसानों के लिए लेके कौन है? कांग्रेस लेके। आज ये जिस तरह केंद्र की तानाशाही सरकार
भारतीय किसान आंदोलन के से ज्यादा किसान रोको आंदोलन को प्रोत्साहन दे रही है। आज कैसे देखे शंभू बॉर्डर की कैसे इन्होंने गोलियां चलाई है, तो कांग्रेस कहाँ है? गोले छोड़े, कांग्रेस कहाँ है? कैसे किसानों को ट्रेनों से उतार के इन्होंने, और कांग्रेस कहाँ है इस दौरान? एक सेकंड मैं पूरा कर दूं। किसानों को कर्नाटक से किसानों एमपी में उतार के जेलों में डाल रहे हैं। पुलिस मुनादी कर रही है हरियाणा के अंदर, यदि आप किसान आंदोलन में गए आपकी प्रॉपर्टी कुर्क करेंगे, आपको जेलों में डालेंगे, गरीब बीबी बच्चों को परेशान करें। कौन सा लोकतंत्र है? मुनादी कर रही है तो ऐसा एक भी ऑडियो या वीडियो सोशल मीडिया पर आ ही नहीं रहा है, जबकि आज सोशल मीडिया का जमाना तर से आता है। मैं हनुमानगढ़ चाहता हूँ, मेरे रिश्तेदारों के गांव में आई है। आपके यहाँ तो नेट बंद है, आपके यहाँ तो नेट बंद है। एक सेकंड, सरपंचों को ये करिए कि आप इस चीज की आप ऑडिटिंग करिए, कौन कौन किसान जा रहे हैं, किस किस के जा रहे हैं। जबकि ये बात और बैरिकेड्स लगा रहे हैं, किले रोप रहे हैं। आप इतनी सुरक्षा करनी तो चीन की करते, चीन अंदर घुसता नहीं। अच्छा, दो सेकंड भीमराज भाई, मैं ये नहीं आपने भीमराज भाई आपने इस बात का मेरे को जवाब नहीं दिया कि एमएसपी पर कानून यूपीए क्यों नहीं ला पाया। पहला सवाल ये था, लेकिन मैं साथ ही एक सवाल और भी जोड़ रहा हूं। अगर आप किसानों के इतने बड़े हितैषी हैं तो पहले आंदोलन के दौरान क्या कुछ हुआ था उसके हिसाब से ये समझा जा सकता था कि इस बार भी किसानों के साथ क्या होगा। तो इन आंसू गैस के गोलों के सामने आपके कार्यकर्ता या आप लोगों की छातियां क्यों नहीं थी? आप लोग वहां क्यों नहीं थे? हमने एक बात कही, आप किसानों का दर्द सुनिए। और रही बात 3 काले कानून की, हमेशा ये कहते हैं, कभी किसान मीणा साहब कह रहे थे कि 3 काले कानून समझा नहीं पाए। 3 काले कानून बिल्कुल किसान समझ इसलिए नहीं पाए क्या शरद मराठे क्या सॉफ्टवेयर इंजीनियर किसानों को बताएगा कि 3 काले कानून किसानों के लिए फायदेमंद है? क्या संजय मरीवाला जिसने ये वर्ड थे कभी देश में कोरोना फैला है, अभी नहीं तो कभी नहीं, और शशिकांत नीति आयोग का चेयरमैन कहता है अभी भी देश में। आप फिर भी दोनों सवालों को डॉज कर रहे हैं भीमराज भाई। कांग्रेस हमेशा किसानों की हितैषी रही है, तो आपको अलग बीजेपी सरकार लाठी गोली और बंदूक। नहीं भाई, हरियाणा कांग्रेस का है। नहीं, हरियाणा कांग्रेस का है। हरियाणा कांग्रेस के कार्यकर्ता कहाँ है? वो इन कार्यकर्ताओं के सामने बॉडीगार्ड बन के क्यों नहीं खड़े हैं? अगर आपके सरकार अगर जुल्म कर रही है, पुलिस जुल्म कर रही है, तो वहां आपको होना चाहिए था। आप किसानों से बातचीत कीजिए, बातचीत से मुद्दे सुलझाइए। और बातचीत चल रही थी सर, किसानों ने चेतावनी आज नहीं दी है। भीमराज भाई, बातचीत चल रही थी, केंद्रीय मंत्री के साथ बातचीत चल रही थी। मैं ये कह रहा हूं कि बैकड्रॉप में विपक्ष के तौर पर आपको तैयार होना चाहिए था और इनके सामने फ्रंट लेयर आपको बनना चाहिए था। आप क्यों नहीं बने? हम आंदोलन के लिए ये कहा है कांग्रेस ने, आप किसानों को ये इस तरह रोकिए मत, आप किसानों से बातचीत। अरे भाई, कहां है मुद्दा सुलझाइए? आप फ्रंट लाइन बनते ना सर उनकी। अब राहुल गांधी बोल रहे हैं कि मैं अब जाऊंगा उनसे मिलने के लिए। अरे भाई, उनके साथ पहले खड़ा हो जाना था। पहले राहुल गांधी गए थे, किसानों से मिलने पहले गए थे, और किसान एक जगह आंदोलन थोड़ी कर रहे हैं। यूपी नोएडा के किसान किस लिए आंदोलन करने हैं बताइए? कांग्रेस है ना, उन किसानों की मांग कांग्रेस की मांग नहीं, किसानों की मांग के साथ अगर आप किसानों के साथ क्यों नहीं है? सरपंच जी, बीजेपी हमेशा लाठी गोली और बंदूक से बात करती है। ध्यान होगा, अगर वो करती है और आप ये बात जानते हैं तो किसानों के सामने आपको होना चाहिए था। एक सेकंड, हम किसानों के फेवर कह रहे हैं ना, जो सही बात है उसको सही कह रहे हैं हम लोग। दादा, हम किसानों की बात कर रहे हैं। मैं देखिए भीमराज भाई, नहीं भीमराज भाई, आपको ये बात समझनी पड़ेगी और मैं बार बार इस बात को दोहरा रहा हूं कि ये बात आसानी से समझी जा सकती थी कि इस तरह की स्थितियां बनेंगी और विपक्ष के तौर पर आपको किसानों के साथ वहां पर होना चाहिए था। आपके भी कार्यकर्ताओं की आंखों से आंसू आने चाहिए थे। एक जर्नलिस्ट के तौर पर मुझे भी वहां पर होना चाहिए था, लेकिन फिर मैं ये डिबेट नहीं ले पाता। लेकिन ये कोई तर्क नहीं हुआ, मुझे भी वहां होना चाहिए था, मेरे भी आंखों से आंसू आने चाहिए थे और मुझे भी उन चीजों का सामना करना चाहिए था। ये हमारा फर्ज बनता था। आप भी चूके, मैं भी चूका, और आपको ये बात स्वीकार करनी चाहिए। मेरे साथ और भी गेस्ट है, मेरे साथ और भी गेस्ट है। सत्यप्रकाश सियाग, किसान नेता के तौर पर मेरे साथ जुड़ रहे हैं, और श्याम सुंदर शर्मा जी, राजनीतिक विश्लेषक हैं। आप दोनों का भी स्वागत है समाचार प्लस पर। सत्यप्रकाश सियाग जी, मैं देखिए, मुझे कई लोग ये सवाल पूछ रहे हैं कि भाई लोकसभा चुनावों के इतने पास किसान क्यों उतर रहा है, जबकि किसान ये जानता है कि कुछ ही दिनों में घोषणा हो जाएगी, आचार संहिता लग जाएगी। लेकिन मैं ये पूछ रहा हूं कि जो केंद्र सरकार के साथ बातचीत चल रही थी वो सही दिशा में बढ़ी क्यों नहीं पाई? असल में 13 महीने तक लगातार दिल्ली की बॉर्डरों पे किसानों का आंदोलन चला, और उस आंदोलन के आगे झुकते हुए सरकार ने किसानों से वादा किया था, और जो 3 कच्ची काले कानून थे उनको वापस लेने की घोषणा की थी। और ये कहा था कि जल्दी एक कमेटी बनाकर और जो समर्थन मूल्य का एमएसपी का जो कानून है उसको अमली जामा पहनाएंगे। उसके साथ जो बिजली विधेयक था उसमें भी काम करेंगे। सारी मांगों को मान लिया गया था, लेकिन 2 साल तक किसानों ने इंतजार किया इस बात को लेकर कि सरकार इसको लागू कर देगी। जब दोबारा चुनाव आने का टाइम आ गया, लेकिन सरकार ने जो वादे किए थे
जो घोषणा की थी कि एमएसपी का कानून बनाएंगे, गारंटी देंगे किसानों को, वो गारंटी नहीं दी तो किसानों को मजबूर होके जो है ये चुनाव से पहले ये फैसला लेना पड़ा ताकि सरकार पे दबाव बन सके। मैं आपको बताना चाहता हूं कि आज जिस वक्त आंदोलन चल रहा था उस वक्त राजस्थान में सबसे ज्यादा सरसों का उत्पादन होता है। 60% देश की जो सरसों का उत्पादन है वो राजस्थान है। और आज राजस्थान में सरसों के जो भाव है, वो नई सरसों जो मार्केट में आ गई, वो सारी जो सरसों है 4000 से 4500 रुपए बिक रही है, जबकि समर्थन मूल्य 5650 रुपए है। और सरकार गेहूं पे जो है वो खरीद चालू कर रही है, ऑनलाइन शुरू कर दी है गेहूं की खरीद के लिए, लेकिन सरसों गेहूं से पहले आती है मार्केट में। उसके बावजूद भी आज तक सरसों की खरीद पे कोई कार्रवाई सरकार ने शुरू नहीं की। और जब पूरी किसान की सरसों बिक जाएगी मार्केट में, उसके बाद के अंदर ये लागू करेंगे तो निश्चित तौर पे उसका फायदा होगा, वो व्यापारियों को होगा। और जो किसान आंदोलन हुआ था उससे पहले सरसों के भाव जो केंद्र का सियाग भाई मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि बीजेपी का ये कहना कि ये पॉलिटिकली मोटिवेटेड आंदोलन है, बीजेपी का ये कहना कि ये पॉलिटिकली मोटिवेटेड आंदोलन है और विपक्ष को फायदा पहुंचाने के लिए किया जा रहा है, क्या इसमें थोड़ी भी सच्चाई है? मोटिवेटेड आंदोलन नहीं है। सरकार ने, प्रधानमंत्री जी ने किसानों के साथ, किसान संगठनों के साथ वादा किया था कि काले कानून वापस लेंगे, काले कानून को वापस ले लिए। उसके बाद में कहा था समर्थन मूल्य पे हम कानूनी अमली जामा पहनाएंगे, वो आज तक नहीं पहनाया। और उसके बाद में जो बिजली विधेयक था उस पर भी कोई कार्रवाई नहीं हुई। जो हमारी मांगे थी किसान भी, एक पे भी काम नहीं हुआ, एक बार भी 2 साल के अंदर किसानों से कोई बातचीत नहीं हुई। तो मजबूर होकर किसानों को आगे भी आपके पास आऊंगा, लेकिन श्याम सुंदर शर्मा जी मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि देखिए ये तो रूटीन रिएक्शंस हैं। अच्छा, इन मांगों के साथ आप उतरे हो, हमको ले आओगे तो हम पूरा कर देंगे। और ये भी रूटीन रिएक्शंस हैं कि अच्छा इन मांगों के साथ आप उतरे हो, आपको उन्होंने भड़काया होगा। लेकिन इन दोनों के बीच में एक बड़ी फाइन लाइन है जो सिर्फ किसान समझ सकता है। श्याम जी। स्वप्निल जी, जिस प्रकार का आंदोलन, जब पार्लियामेंट का सेशन समाप्त हो गया, निर्णय करने का अधिकार पार्लियामेंट को था, पार्लियामेंट अब खत्म हो गई है, आंदोलन 13 तारीख से शुरू हुआ है। अब 13 तारीख से अभी देखिएगा पंजाब और हरियाणा हाई कोर्ट में आज सुनवाई हुई थी। कोर्ट ने कहा कि भाई इन किसानों को रोका क्यों गया, जब जा रहे थे। तो देखिएगा सरकार के एडवोकेट ने कहा कि भाई ये किसी प्रकार की घटना कर सकते हैं, और जिस प्रकार की घटना, अब देखिएगा जिस प्रकार का माहौल है उससे लगता नहीं। देखिए पंजाब से आंदोलन शुरू हुआ है और दिल्ली में भी पंजाब में किसकी सरकार है और वहां पे सरकार किसकी है। और निश्चित रूप से देखिएगा जो चावल और गेहूं सबसे ज्यादा उत्पादन पंजाब करता है या हरियाणा करता है, तो एमएसपी पे खरीद का मामला सबसे ज्यादा होता है। लेकिन जिस प्रकार देखिएगा अभी भी 15 तारीख को कोर्ट में सुनवाई होनी है, और उसका जब होगा और 16 तारीख को किसानों ने भारत बंद का आंदोलन का ऐलान कर दिया। तो देखिए अब ये आंदोलन उग्र रूप लेगा। हाँ, इसमें कोई दौरा नहीं है। लेकिन श्याम जी, इस स्थिति को बनने दिया गया। देखिए 26 जनवरी को आपको याद होगा कि ट्रैक्टर रैली निकाली गई थी 26 जनवरी के दिन, गणतंत्र दिवस के दिन। हमारे यहां भी निकली थी हनुमानगढ़ और श्री गंगानगर में। तब भी समझ जाते तो पार्लियामेंट्री सेशन चलते चलते कुछ ना कुछ बातचीत हो सकती थी, और उस मुद्दे को विपक्ष भी उठा सकता था कि भैया किसान आंदोलन पर है, 13 तारीख को दिल्ली कूच करेंगे, आइए इस पर कुछ किया जाए। लेकिन वो स्टेज बना ही नहीं। देखिएगा इंडिया गठबंधन को तोड़ने की बात एनडीए करता है, और एनडीए किस प्रकार की बातें करता है। और फिर देखिएगा आप पार्टी कहती है हम तो कांग्रेस को 1 सीट देंगे और पंजाब में हम समझौता नहीं करेंगे। तो देखिएगा बहुत सारी चीजें अभी देखिए राजनीतिक तौर पर यह आंदोलन बलि नहीं चढ़ जाए, क्योंकि जिस प्रकार की स्थितियां उससे बहुत ज्यादा गेन प्राप्त होना मुझे लगता नहीं है। जिस तरह की स्थितियां, और सरकार देखेगी, परखेगी कि आंदोलन किस ओर जा रहा है, कितना हमको राजनीतिक तौर पर नुकसान होगा, किस तरह से समझौता किया जाना चाहिए, किस तरह से नहीं किया जाना चाहिए। किसानों को सम्मान निधि के तहत हम 2 लाख करोड़ दे देते हैं, 3 लाख करोड़ यूरिया में दे देते हैं। अगर इनकी मांगे मानी जाती है 10 लाख करोड़ रुपए की जरूरत पड़ेगी, जो मुझे लगता है नहीं कि बहुत जल्दी से। राहुल गांधी ने तो कह दिया हम सरकार में आएंगे, सरकार में आने वाले नहीं है, इसलिए वो मोदी जी 400+ की बात कर रहे हैं और राहुल जी गांधी उनकी पंचर करने की कोशिश कर रहे। राजनीति ज्यादा हो रही है। एग्जैक्टली किसानों के मैंने इसीलिए कहा कि देखिए ये प्योर पॉलिटिकल कदम था। भीमराज भाई आप हाथ उठा रहे थे इसलिए मैं आपके पास आ रहा हूं, नहीं तो मैं राम अवतार जी के पास जाता। ये प्योर पॉलिटिकल कदम है जो आपने किया है।
उसको दिखाने का जो तरीका हो सकता था वो आपने किया ही नहीं। किसानों यदि कह रहे ना, मोदी जी कह रहे थे संसद खत्म हो, तो क्या इनकी इंटेलिजेंस कमजोर थी? इनको पता नहीं था किसान आंदोलन की आपको पता था? तैयार कर रहे हैं, आपको पता था? सबको पता था। आपने पार्लियामेंट में मुद्दा क्यों नहीं उठाया? आपने पार्लियामेंट में मुद्दा क्यों नहीं उठाया? जब मैं आपसे किसने मान लिया? हम तो ये कह रहे हैं, अरे भाई पार्लियामेंट सेशन चल रहा था ना, चल रहा था। भीमराज जी जो कह रहे हैं, जब मेरी बात सुनो, जब इन लोगों को पता था आप इनको बुला के उसी टाइम बात कर लेते। बातचीत चल रही थी ना भीमराज भाई, केंद्रीय मंत्री बातचीत कर रहे थे। मैं ये कह रहा हूं कि ये बजट सेशन में ये बात रिकॉर्ड पर इसलिए नहीं गई क्योंकि सरकार ने उठाई नहीं और विपक्ष ने उनको याद दिलाया नहीं। विपक्ष को तो इन्होंने अंदर घुसने नहीं देना, जो मुद्दा उठाया संसद की सुरक्षा इन्होंने निलंबन कर दिया। 149 सांसद को 26 जनवरी के बाद क्या किया? राजस्थान में आंदोलन क्यों नहीं हो? राजस्थान के आंदोलन क्यों नहीं? श्याम जी आपसे भी कुछ कह रहे हैं। श्याम जी क्या कह रहे हैं आप? देखिए भीमराज जी, कांग्रेस पार्टी किसानों के साथ खड़ी होकर के आंदोलन क्यों नहीं कर रही राजस्थान में? एग्जैक्टली जिलों में तो है, अनूपगढ़, हनुमानगढ़ और गंगानगर में तो आंदोलन का कुछ है प्रभाव, बाकी जगह है नहीं। आप केवल बोलते हो, कुछ करोगे क्या? राम अवतार जी, नहीं 2 सेकंड राम अवतार जी मैं आपके पास आ रहा हूँ। राम अवतार जी मैं ये कह रहा हूँ कि पिछला आंदोलन हम सबने देखा और उस समय 3 कानून वापस लेने के वक्त केंद्र ने ये कहा था कि हम एमएसपी पर कुछ ना कुछ करेंगे, हम एक कमेटी बनाएंगे जो अपनी रिपोर्ट देगी जिस पर निर्णय होगा। बिजली अधिनियम को लेकर भी तब बातचीत हुई थी, जो केंद्रीय मंत्रियों का पैनल बना था उन्होंने कहा था कि साहब हम करेंगे, इस दिशा में आगे बढ़ेंगे। तो कम से कम किसानों ने 2 साल उन बातों के लिए इंतजार तो किया और हो सकता है केंद्र को भी लगाओ कि नहीं यार इन 2 बातों में तो दम है। स्वामीनाथन जी को भारत रत्न दे रहे हैं तो उन्हीं की सिफारिशों पर से कुछ, उन्हीं की सिफारिशें तो उठानी थी और क्या उठाना था। जी 2024 में भी भीमराज जी कह रहे थे कि 2004 के अंदर जब स्वामीनाथन आयोग बना तो उसके बाद से उस समय तक कांग्रेस की सरकार थी 2013 तक। 2013 तक स्वामीनाथन आयोग की जो सिफारिशें थी उसको कांग्रेस ने ठंडे बस्ते में डाल दिया। मेरा पहला ही सवाल वो था 2014 में जब मोदी जी की सरकार आई तो उस फाइल को खोला और मोदी जी ने इस काम को शुरू किया। देखिए नहीं आपने उस फाइल को बीजेपी ने उस फाइल को खोल के 3 अलग अपनी दिशा के कानून बनाए। लेकिन मैं ये कह रहा हूं कि एमएसपी पर जब आपने वादा किया, अगर एमएसपी पर वादा किया तो उस दिशा में कहां तक पहुंचे? कहां है वो कमेटी? उस कमेटी के सदस्य कौन है? वो कमेटी ने कहां तक काम कर लिया? देश के प्रधानमंत्री जी ने एमएसपी पर यह घोषणा की है कि प्रत्येक वर्ष 1.5 गुना उसका लागत का 1.5 गुना उस पर बोनस दे रहे हैं, एमएसपी को बढ़ा करके दे रहे हैं। और ये पहली बार इस सरकार ने किया हुआ। तो फिर जो सियाग जी ने बताया, जैसे सरसों का ही उन्होंने उदाहरण दिया, सियाग जी ने बताया ना कि 2014 पे जाइए सर, सरसों का क्या भाव था? 3000। नहीं सर, पर अभी तो हम ये देखेंगे ना कि क्या अगर चीजें बदल गई और अच्छे दिन आ गए तो सियाग जी ये क्यों बोल रहे हैं कि सरसों एमएसपी से कम पर बिक रही है राजस्थान में? 1.5 गुना हो गया ना, सरसों का दाम बढ़ तो गया ना, अभी इस हिसाब से बढ़ गया। 3000 था, वहां पर कितना पहुंच गया? कहाँ पहुंच गया? पाम ऑयल, सोयाबीन और रिफाइंड ऑयल पे एक्साइज ड्यूटी 34% थी, वो मोदी सरकार ने खत्म कर दी और वो बाहर से आने लग गया। हिंदुस्तान की 40% सरसों ऑयल मिल बंद होगी और राजस्थान के अंदर भरतपुर में 125 सरसों मिल थी, उसमें 100 तो बंद हो गई है और 10,000 मजदूर रोडों पे आ गए हैं। ये तो है नीति। आपको मीणा जी ध्यान पढ़ के आते हैं तो पता होता है। मुझे ध्यान है। पर्सनल कमेंट्स यहाँ पर पर्सनल कमेंट्स नहीं करेंगे भीमराज भाई। और एमएसपी पे मोदी सरकार ने क्या किया? मैं 2 मिनट में यही पूछना चाह रहा हूँ कि देखिए 1.5 गुना और ये सब ना बातें करना बड़ा अच्छा लगता है राम अवतार भाई। मैं ये कह रहा हूं कि अगर एमएसपी तक जाना है तो वहां पर ये 1.5 गुना और ये सारी चीजें खत्म हो जाती हैं। लागत का 1.5 गुना मिलना चाहिए, ये स्वामीनाथन कहते थे, है ना? वो सिर्फ नहीं, लागत का 1.5 गुना भी नहीं मिल रहा है राम अवतार भाई। 1.5 गुना दे रहे हैं, कहां मिल रहा है? मैं अभी पूछ लेते ना, देखिए क्रॉस चेक हो जाएगा। सियाग जी क्या लागत का 1.5 गुना किसान निकाल पा रहा है? क्या ये फैक्ट? अगर 1.5 गुना निकाल पा रहा होता तो वो इस तरह से आंदोलन ही नहीं करता। सियाग भाई, अगर C2+50 के हिसाब से अगर समर्थन मूल्य तय होता तो लेबर कॉस्ट जो आती है वो 7 के अंदर ऐड होती, तो आज जो सरसों का समर्थन मूल्य 5650 रुपए है वो 5650 रुपए नहीं होता, 10,000 से ऊपर होता। लेकिन सरकार जो है वो C2+50 के हिसाब से समर्थन मूल्य देना ही नहीं चाहती और यही वजह है कि किसान की लागत नहीं निकल पा रही। जब तक C2+50 के हिसाब से समर्थन मूल्य तय नहीं होंगे, स्वामीनाथन आयोग की सिफारिश के अनुसार समर्थन मूल्य तय नहीं होंगे, किसान की लागत किसी कंडीशन में नहीं निकल सकती क्योंकि उनकी लेबर कॉस्ट है इसमें ऐड ही नहीं होती है। जब तक
लेबर सत्य कोर्ट प्रकाश होगी, नहीं तब तक किसान मुनाफा- नहीं हाँ नहीं बहुत सही बात है राइट कह रामावतार रहे हैं जी। सर, सही कह रहे हैं हाँ। वो। लेकिन इसमें ये तो देखिए ना कि ये स्वामीनाथन आयोग 2014 के बाद में ही तो क्रिएट हुआ, इसके बाद में जो सरकार अभी सत्ता में है उसी ने तो इन कानूनों पे काम किया, 2004 काम किया। हाँ 2004 ये इसी सरकार ने तो काम किया। नहीं लेकिन मैं एक बात बड़ा कह रहा है, हूं, किसानों मैं एक की बात स्थिति कह रहा सुधरी है, हूं, जब कई सालों में स्वामीनाथन बताओ आयोग ना, की फिर जब स्वामीनाथन आयोग की रिपोर्ट आती है, हुए हैं। जब स्वामीनाथन आयोग की रिपोर्ट आती है और यूपीए की गवर्नमेंट चल रही होती है, तब विपक्ष के तौर पर स्वामीनाथन आयोग की रिपोर्ट का एक एक शब्द विपक्ष को बहुत पसंद था। तब विपक्ष में बीजेपी थी, उनका कहना था कि ये तो एज इट इज लागू होनी चाहिए, ये बीजेपी का ही कहना था, ये मैं नहीं कह रहा हूं रामावतार भाई। इसलिए मैं कह रहा हूं कि स्वामीनाथन जी को जब भारत रत्न दिया, उस दिन भी मैंने बीजेपी से ये पूछा था कि भाई सच्ची श्रद्धांजलि तो उनको ये होगी कि स्वामीनाथन आयोग की जो रिपोर्ट है, चलिए अगर 50% नहीं तो 100% नहीं तो 90%, 80% अगर उसको हम लागू कर दें तो ये स्वामीनाथन जी की सबसे बड़ा सक्सेस हो सकता था। मैं ये कह रहा हूं कि हम उस दिशा में तो बढ़े ही नहीं, हम तो उसके 50-40% की भी बात नहीं कर रहे हैं। सर यही तो बात आती है कि जब ये इश्यू किसानों के लिए है, सरकार शुरू करती है तो कोई न कोई पॉलिटिकल पार्टी इसमें बीच में कूद जाती है और वो कूद करके इसको फेल करने के लिए तैयार हो जाती है कि नहीं ये लागू नहीं होना चाहिए, ये होगा तो किसानों का भला होगा और किसानों का भला होगा, भीमराज जी डाइवर्ट हो जाएगा। और ऐड करना चाहता हूँ शॉर्ट में। हाँ शॉर्टली करूंगा। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना केंद्र की नरेंद्र मोदी सरकार लेके आई, हालांकि दुर्भाग्य से इनके होम स्टेट गुजरात में लागू नहीं है। आज उसके अंदर 10 कंपनियां, 3 कंपनियां सरकारी कंपनियां 4800 करोड़ के घाटे में और प्राइवेट कंपनियां वो 40,000 करोड़ के बेनिफिट में। और आज 2021 के फसल बीमा के लिए किसान सड़कों पे बैठे। एक सिंपल सा सवाल लेंगे आप भीमराज भाई, एक सिंपल सा सवाल भीमराज जी कह रहे हैं सिंपल सवाल, भीमराज लगातार 65 साल तक कांग्रेस ने राज किया, भीमराज भाई सीधा सवाल है, 2 मिनट अरे भीमराज भाई आप नहीं देखिए शॉर्ट टर्म मेमोरी पे बात नहीं करेंगे। 2 मिनट रामावतार जी 2 मिनट, भीमराज भाई 2 मिनट, भीमराज भाई 2 मिनट, रामावतार जी 2 मिनट हाँ भीमराज जी अब मेरी बात सुनिए, मैं आपसे क्या कह रहा हूं, 2 मिनट अब आप सवाल लेंगे भीमराज भाई। मैं ये कह रहा हूं कि जिस वक्त पिछला आंदोलन भी हुआ था, जो कि आंदोलन पार्ट 1 आप उसको कह लीजिए, तब भी श्रीगंगानगर हनुमानगढ़ में किसान धरने पर बैठे थे और वो हमारे प्रदेश के किसान थे। तब गहलोत सरकार की भी उनके प्रति जिम्मेदारी बनती थी। लेकिन मेरा सवाल यह है कि स्वामीनाथन आयोग की रिपोर्ट कब सौंपी गई थी? 2007 में सौंपी गई थी सर, बताइए ना, बताइए 2007 में। स्वामीनाथन आयोग की रिपोर्ट 2007 में सौंपी। ठीक, राजस्थान सरकार ने 2014 तक क्या यूपीओ से लागू नहीं कर सकता था? सुनो मेरी बात, क्या एमएसपी मनसा नहीं थी सर, मनसा नहीं थी सरकार की बिल्कुल मनसा थी और मनसा लागू करने की थी। 8 साल में मंशा पूरी नहीं हुई, 6 साल में मंशा पूरी नहीं हुई, 6-7 साल में। तो सर जी अब 10 साल से ये सरकार कर देना, फाइल को बंद पटक दिया उस समय उन्होंने किया। ये कह रहा हूं कि आपके वादे पे भरोसा कैसे करें? आज मैं बता दी कितने किसानों पे गोली कांड हुई, कितने किसानों को जेल में डाला। ठीक है, बीजेपी यहाँ राजस्थान के अंदर थी, श्याम जी 2 सेकंड रुक जाते हैं श्याम भाई मैं आपके पास आ रहा हूं। श्याम जी क्या आपको लगता है कि ये 2024 का किसी भी तरह का कोई फैक्टर बन रहा है? ये चैप्टर किसी भी तरह का कोई फैक्टर बन रहा है? स्वप्निल जी निश्चित रूप से लोकसभा चुनाव ही तो है सब कुछ, क्योंकि लोकसभा चुनाव को लेकर के आंदोलन हो रहा। भीमराज जी बार बार कह रहे थे आपने एमएसपी पर कानून बनाने की बात जब शासन था जब तो नहीं की, जब सत्ता लेने की वक्त आया चुनाव से पहले कहा कि हम सरकार में आएंगे तो कानून बनाएंगे, जबकि तब यही राहुल गांधी बैठे थे सदन में और पीएम से ज्यादा पावरफुल माने जाते थे। हम तो राजस्थान की बात कर रहे हैं स्वप्निल जी, बाकी बात तो छोड़ दीजिए। भीमराज जी ने वादा किया था जब तक रहे शासन में, जब तक तो याद आया नहीं कि बहुत सारे कानून बनाए आपने, बहुत सारे निगम बोर्ड पता नहीं क्या क्या बना डाले, लेकिन किसानों के प्रति जो आपका था मेन मकसद जो लागू करना चाहिए, क्योंकि आपकी सरकार चली गई थी दिल्ली में जिस प्रकार का आंदोलन हुआ। अरे सुन तो लीजिए भीमराज जी, जब आपका था जब तो आप बोले नहीं, जब किसानों के लिए अभी देखिए हमारी राज्य सरकार ने 2700 कहा था गेहूं को हम 2700 के भाव में खरीदेंगे, अब 125 का ही दे रहे हो, आगे देने की स्थिति नहीं बन रही है। तो भाई सही बात है, जिस प्रकार से आपको जब मिल गया शासन तो फिर आप बदल गए। तो देखिए जो वादा करते हो वो वादा ना तो बीजेपी निभाती है ना कांग्रेस निभाती है। किसान पीड़ित होकर के बेचारा सड़कों पर आने का प्रयास करता है, लेकिन आप पार्टी का आंदोलन
किस रूप में जाएगा, क्या होगा, मुझे नहीं पता अभी, क्योंकि जिस प्रकार से कांग्रेस ने आज कह दिया, राहुल गांधी ने कह दिया कि हम सरकार में आएंगे, सरकार में आओगे नहीं आओगे पता नहीं, क्योंकि मोदी जी ने तो 400 का वादा कर रखा है, 400 लेके आ रहे हैं। अब देखिए राजनीतिकरण हो रहा है, और कब आचार संहिता लगेगी, जब तक अभी देखिएगा, मुझे लगता है 16 तारीख तक तो कोई समझौता होना नहीं है, नहीं हो पाएगा। कोर्ट में आएगा और कोर्ट क्या कहता है, उसके बाद 16 तारीख को भारत बंद होगा। भारत बंद में कितना प्रभावशाली ये भूमिका हो पाएगी, और केंद्र सरकार भी देख रही है, ठीक है, कि कितना प्रभावी भूमिका। लेकिन मैं अंत में सिर्फ इतना कहना चाहता हूँ, मैं अंत में सिर्फ इतना कहना चाहता हूँ कि सियासत एक तरफ, लेकिन किसी भी देशवासी को, अन्नदाता को सड़कों पर उतरकर प्रदर्शन करते देखना अच्छा नहीं लगता। अब तमाम राजनीतिक दलों को अपने अंदर झांक कर खुद पूछना चाहिए कि क्या हम इसके लिए जिम्मेदार हैं, और इसका जवाब अगर मिल जाए तो उसके बाद इसका समाधान भी जल्द से जल्द ढूंढ लें, क्योंकि बार बार अगर किसान ऐसे सड़कों पर उतरेंगे तो सच मानिए देश का दिल दुखेगा। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का मेरे साथ जुड़ने के लिए और चर्चा में शामिल होने के लिए। फिलहाल इतना ही, नमस्कार।